देखिए भाई साहब, एक मैं बात आपको क्लियर बता दूं, ईरान की स्ट्रैटेजी, जब भी ईरान के खमेनेई को यह भी बोलना पड़ता है कि दुश्मन बहुत बुरा है और हम दुश्मन के दांत तोड़ देंगे, वो कभी यूएस का नाम नहीं लेता, नहीं लेते। ज़ायोनिस्ट रजीम का नाम लेगा, वो नाम लेगा भाई साहब इजराइल का, किसी तरीके से यहूदियों का नाम लेगा, यूएस का नाम उसने लिया ही नहीं लिया। जबकि असली में मार यूएस ने मारी है। जो फोर्डो का, इस्फहान का, नेतांज जो भी बर्बादी करी है, असली बर्बादी अमेरिका ने करी है। इसके पीछे वजह क्या है? हाँ, इसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि उसको पता है कि अगर अमेरिका को छोड़ेगा तो अमेरिका के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि और मारेगा उसको, और वो नहीं खाना चाहता मार, इतनी नहीं खाना चाहता मार। सही है, मार पड़ेगी असल में अमेरिका से। इजराइल भी कम नहीं मार रहा है, लेकिन उधर से जो पड़ेगी फिर उसमें कराह भी नहीं निकल पाएगी। नमक खाते ही नोबेल चिल्लाने लगे। इसीलिए कहते हैं धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। देखिए क्या हो रहा है, और खास तौर से इनके साथ एक और थोड़ा टाइम है तो बताइए। एक मैडमैन थ्योरी है। मैडमैन थ्योरी का मतलब ट्रम्प के साथ है मैडमैन थ्योरी। ध्यान से सुनिए। मैडमैन थ्योरी ये किसने की थी? निकोलो मैकियावेली ने। अच्छा। उसने ये लिखा था 1817 में कि ऐसे कुछ लीडर्स होते हैं जो अपना ऐसा हिसाब बनाते हैं कि वो आपको समझ में नहीं आता कि ये क्या करेंगे। तो फिर क्या मतलब आप इनको मैडमैन कह रहे हैं तो किम जोंग उन नाराज हो जाएंगे। देखिए वो कम नाराज हो, वो जो कहते हैं मैं चलाऊंगा आसपास से निकलती, लेकिन किया कुछ नहीं उन्होंने। अच्छा। अब आप इनको देखिए, उसमें आते थे ख्रुश्चेव जब लिबियन क्राइसिस, जब वो वहां वाली क्राइसिस हुई थी, इन्होंने वहां जाके रख दिया था। तो इन्होंने कहा कि हम टर्की में रख देंगे। तो कैसे माने कैनेडी ऐसे माने, उनका ख्रुश्चेव कुछ पागल टाइप का आदमी, तो डर गए। अब ये डरा रहा है सबको, उसी तरह ये भी डरा रहा है। कल मेजर गौरव आर्य एक बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि सड़क पर एक पागल चला जा रहा है जिसके हाथ में ईंट है, वही है वो वाला ईंट वाला आदमी मैडमैन थ्योरी बताएंगे। और अच्छे से ट्रंप के हाथ में ईंट है क्या इस समय? ये सीज फायर वाली ईंट है। कौन सी ईंट है? सीज फायर उल्लंघन से बौखला गए ट्रंप। ईरान इजराइल दोनों ने किया उल्लंघन, ट्रंप ने कहा। इजराइल से नाखुश, ईरान से भी खुश नहीं, ट्रंप ने कहा। ईरान के एटमी साइट्स पूरी तरह से नष्ट हो गए, ट्रंप ने कहा। इजराइल का हथियार निकालना पसंद नहीं आया, ट्रंप ने कहा। ट्रंप ने कहा है कि सभी से शांति की अपील करते हैं। तो ट्रंप जब कहें हथियार निकालो तो आप हथियार निकाल लीजिए। ट्रंप जब कहें चलो म्यान में डाल दो वापस तलवारें, तो आप म्यान में डाल दीजिए, और उसके अतिरिक्त आप कोई हिमाकत मत कीजिए, वरना ट्रंप नाराज हो जाएंगे। नहीं, एक और बात मुझे समझ में नहीं आई, अभी मैंने खबर पढ़ी है, पता नहीं हमारे रनडाउन में है वो कि नहीं है, कि 400 किलो एनरिच्ड यूरेनियम गायब है। गायब है वो? हाँ बिल्कुल सही। 400 किलो एनरिच्ड यूरेनियम गायब है ईरान से, किसी को नहीं पता वो गया कहां पे। अब यही मैं कहता हूं, जल्दबाजी का नतीजा यही होता है। लड़ाई शुरू करो, अरे बंद कर दो, इसको शुरू करो, इसको, अरे तुम्हारा काम ही खत्म नहीं हुआ तो बंद क्यों करी? तुमने सीज फायर डिक्लेयर क्यों करा? ठीक है। और वहां पे इन लोगों ने क्या करा कि इन्होंने रसमलाई खिलाई किसको? आसिम मुनीर को, कि बेटा खा मेरे गरीब दोस्त, खा रसमलाई। तो उसने रसमलाई खा ली। अब क्या हुआ है, जैसे सर ने बोला था कि पाकिस्तान में मुनीर के खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहा है, इन्होंने पता है आपको क्या करा है दिनेश? इन्होंने ऐसी खूबसूरत बात करी है कि मुनीर चुप है, माफी मांगने के लिए उन्होंने शहबाज शरीफ रखा हुआ है, एक आदमी रखा हुआ है कि भाई तू माफी मांगेगा, तुझे हम प्रधानमंत्री बोल देंगे, तू माफी मांगेगा। सारे कांड जितने भी बुरे काम हैं वो करे आसिम मुनीर, माफी मांगे शहबाज शरीफ। ये वहां पे गेम चल रहा है। तुझे हम प्रधानमंत्री बोल देंगे, जहां बोले वहां आके माफी मांग लेना, जिम्मेदारियां ले लेना, बाकी तो हम संभाल ही रहे हैं देश को। इससे पहले ट्रंप ने युद्ध विराम की घोषणा की थी। ट्रंप ने कहा सभी को बधाई। ट्रंप ने कहा इजराइल ईरान के बीच में संपूर्ण युद्ध विराम हो गया है। गजब ही है, ये देखिए, ये है द सीज फायर इज नाउ इन इफेक्ट, प्लीज डू नॉट वायलेट इट। डोनाल्ड जे ट्रंप, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। ये एक तरफ ऐलान भी है, फिर एक तरफ ये भी है कि तोड़ मत देना। नहीं, मुझे बहुत अच्छी बात लगती है, बड़ी दिल में ना उम्मीद जागती है। उम्मीद कैसी जागती है दिनेश भाई? उम्मीद ऐसी जागती है कि यार प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स होने के लिए सिर्फ एक ट्विटर हैंडल चाहिए, अगर वो है तो 90% चीजें आपकी ठीक हो गई हैं। इसमें पॉलिसी का भाड़ में, पॉलिसी बाद में देख लेंगे। ट्विटर हैंडल तुम्हारे पास भी है। सोच रहा हूँ सर मैं भी अप्लाई कर दूं प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स में। मतलब बहुत सारी चीजें अगर अब इसी तरीके से सोशल प्लेटफॉर्म में होने वाली हैं, बहुत सारा सरकारी काम भी यहीं पे कई जगहों पे देखा जा रहा है, चल रहा है। और यहीं से अगर प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स भी अपना ऑफिस चला रहे हैं तो फिर ये बस एक्स की जरूरत है। दिनेश एक बात समझ, वायलेट मत करना। गौरव एक नहीं समझ में आ रहा है, नाम लिखना क्यों पड़ रहा है? डोनाल्ड जे ट्रंप, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, पूरा नेम प्लेट पता ही नहीं है, नेम प्लेट लगा दिया उन्होंने। आप भूल ना जाएं सर, आप हल्के में न लें उसको, इसीलिए
मैडमैन ना आप कहने लगे, नाम से ही जाने, डेजिग्नेशन से ही पहचाने, इसके लिए किया जा रहा है। और साथ में यह भी कहा जा रहा है कि हो गया है, लेकिन तोड़ मत देना, सुनो, तोड़ मत देना। ऑफिस से आया बयान, लाइक अ लायन के सभी टारगेट पूरे हुए, शेर की तरह सभी ऑब्जेक्टिव अचीव। अगर युद्ध विराम का कोई उल्लंघन होता है तो इजराइल कड़ी कार्रवाई करेगा। नेतन्याहू ने बुलाई बेहद अहम बैठक, रक्षा मंत्री, सेना प्रमुख और मोसाद चीफ हुए शामिल। ये इन्होंने पहले नहीं सुनी थी नेतन्याहू ने। नेतन्याहू को ट्रंप ने कहा था थोड़ा रुक के हल्का हाथ रख के चलना, उन्होंने तब नहीं सुना, उन्होंने अपना टाइम देखा और कर दिया काम। लेकिन उन्होंने एक बात कही, हाँ, और बहुत अच्छे से कही, क्योंकि ट्रंप ने एक बात उनकी की ना, बम मारे। इन्होंने कहा देखिए जब तक वो नहीं करते हैं हम नहीं करेंगे, क्योंकि इसको नेतन्याहू को पता था वो कुछ न कुछ करेंगे। अब लीजिए। नहीं, लेकिन ये अजीब स्थिति है। उधर उसको कह रहे हैं कि सीज फायर तोड़ दिया, ईरान ने देखो मिसाइलें मार दी, कतर पे भी मार दिया। वो कह रहा नहीं, मैंने नहीं मारी। किसने कह दिया मैंने मारी है? तो इस तरीके से मतलब वो तो सीज फायर पे, तो ट्रंप कह रहा अच्छा तुमने नहीं मारी, तब तो तुम सीज फायर पे टिके हुए हो यार, तो फिर इजराइल ही गलत कर रही है। गजब स्थिति चल रही है। बिल्कुल। और मैं आपको बता रहा हूं, ट्रंप इतना डेस्परेट है नोबेल प्राइज के लिए, वो कह रहा है कि नहीं बस मुझे दे दो। अच्छा, इसको अगर मैं तो कहता हूं कि एक नोबेल प्राइज की कॉपी बना के, खाका बना के इसको पकड़ा दो कि सर आप इसी को मानिए नोबेल प्राइज, ये बिना लिए मानेगा नहीं है। मैं आपको बता, ये बिना लिए मानेगा नहीं। ट्रंप लेकर मानेगा नोबेल प्राइज, चाहे उसको 10 लड़ाइयां शुरू करके सीज फायर करवाना पड़े। ये फालतू में शुरू करेगा, फिर सीज फायर शुरू करेगा, सीज फायर की कोई दे दो, इसको पकड़ते तभी चुप रहेगा। जब 80 साल की उम्र के करीब पहुंच के ये बच्चों वाला हट कि जैसे उसके मुंह में अगर दूध की बोतल डाल दो तो ही चुप होगा, नहीं तो वो रोता रहेगा वाली बात गजब है। अगली खबर देखिए कि सीज फायर को लेकर ईरान के विदेश मंत्री का बयान, हमारी फोर्स आखिरी मिनट तक इजराइल को सजा देगी, सभी ईरानियों के साथ जांबाज सशस्त्र बलों का आभार, ईरान खून की आखिरी बूंद तक लड़ेगा, हमारे सैनिक देश की रक्षा के लिए तैयार, दुश्मन के हमले का आखिरी क्षण तक जवाब दिया जाएगा। खामेनेई ने तो यह भी कह दिया कि हमने जंग जीत ली, हम शिकस्त खाने वाली कौम ही नहीं। बस कहानी खत्म। यही चीज तो पाकिस्तानी कहते हैं। आप पाकिस्तानियों को जितना भी मारिए, वो कहते हैं हम जज्बे वाली कौम है, हम हार ही नहीं सकते। अब इसके देखिए, ये तो ऐसा लॉजिक आपने दे दिया बेसर पैर का, कोई कुछ कह ही नहीं सकता। इनको देखिए कितना, इनके न्यूक्लियर तबाह कर दिए, इनके जितने भी लॉन्चर थे वो तबाह कर दिए, इनकी बैलिस्टिक मिसाइल्स के जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थी वो तबाह कर दी, इनके पूरे फर्स्ट लाइन जो थे खमेनेई के नीचे उनको मार दिया, इनके सारे हेडक्वार्टर तबाह कर दिए। लेकिन जंग ये जीत गए, जंग ये जीत गए। और साइंटिस्ट भी मार दिए, साइंटिस्ट तो पहले ही निपटा दिए थे, कुछ और मार दिए, सब कुछ खत्म कर दिया, लेकिन जंग ये जीत गए। ये पाकिस्तान वाला मामला है सर, ये दूसरा पाकिस्तान वाला मामला है। एयर मार्शल श्रीवास्तव, इसमें एक और चीज, इसमें बिल्कुल उसी तरीके से जैसे यहाँ राफेल को लेके दावे किए जा रहे थे ना, वो कह रहे हैं हमने B2 मार दिया, और कुछ पता नहीं निकाल के भी लाए कहीं से जिसमें मिसाइलें जाके पीछा कर रही हैं और B2 को उड़ा रही हैं। ये इन्होंने कहा, ये पूरा एकदम वही केस है। जब ईरान के ऊपर हमला हुआ तो खमेनेई ने डायरेक्टली फोन करा आसिम मुनीर को और बोला मुन्नू भाई एक बात बताओ, अब क्या करना चाहिए? कह रहा कुछ नहीं, मार पड़ेगी, उसके बाद कपड़े अपने झाड़ना, बोलना मैं जीत गया बस, और ट्विटर पे लग जाना तुम मीम डालने, जीत गया जीत गया जीत गया। कह रहा हमने ऑपरेशन सिंदूर में यही काम करा था, हमने इतनी मार खाई, सुझा दिया मुंह मार मार के मोदी ने, लेकिन हमने बोला कि हम जीत गए, तुम भी यही करो। और सुना है कि उसके बाद ये भी पूछा गया कि ये बताओ वो कैसे छिपाएंगे सैटेलाइट से, वो जो इतने बड़े बड़े छेद हो गए। बोला तिरपाल डाल दो। तिरपाल की टेक्नोलॉजी तो पाकिस्तान के पास है भाई, वो सीक्रेट टेक्नोलॉजी, ये सीक्रेट टेक्नोलॉजी है, बाहर नहीं जानी चाहिए। पाकिस्तान में कहा गया, खमेनेई ने इजराइल को फिर से दी धमकी, ईरान आत्मसमर्पण करने वाला राष्ट्र नहीं है। खमेनेई ने कहा हम किसी के आगे नहीं झुकेंगे, हम ऐसी कौम नहीं जो किसी के आगे झुक जाए। खमेनेई की तरफ से जो ट्वीट है देख लीजिए, दोज हु नो द Iranian people and their history know that the Iranian nation isn't nation that surrenders। ये लीजिए, ये चूरन बेच रहा है। मैंने इस ताऊ को पहले भी बोला था ट्वीट करके कि तुम ट्वीट मत करो, और मैंने बोला था यहूदी देख रहा है तुम्हें, इजरायली देख रहा है, तुम्हारा लोकेशन पता लग जाएगा मोबाइल पे, उसी के ऊपर मारेगा मिसाइल, मोबाइल के ऊपर आके लगेगी। ये सब मत करो फालतू की। ये खुद नहीं कर रहा, पर्ची लिख के दे रहा है, कर कोई और रहा है। नहीं सर, बात तो ठीक है, वो सर वो पर्ची पे मारेंगे, उनके पास ऐसी पर्ची जा कहां से रही है? पर्ची कहीं मॉस्को तक तो नहीं पहुंच रही। वैसे कहा यह जा रहा है कि भाई साहब ईरान जो है वो रूस से बड़ा खफा है कि तुमने यार सीरिया में इतना साथ दिया था, हमारा साथ नहीं दिया यार, तो हमारे से क्या दोस्ती तुमने निभाई। लेकिन अगली खबर देखिए, इजरायली हमले में एक और ईरानी वैज्ञानिक की मौत, युद्ध विराम से ठीक पहले हुए अटैक में मौत। ईरान के प्रमुख परमाणु वैज्ञानिक मोहम्मद रजा, युद्ध में अब तक 15 ईरानी वैज्ञानिकों की मौत हो गई है। भाई साहब वहां वैज्ञानिक बनने कोई जाएगा नहीं, बच्चों को कहेंगे बेटा साइंस मत लेना, तुम साइंस मत लेना बेटा, तुम आर्ट्स लेना, ह्यूमैनिटीज लेना, तुम साइंस मत लेना बेटा, साइंस लोगे तो यही काम होगा। ईरान में बच्चे साइंस के लिए ऑप्ट नहीं करेंगे, अभी ये इतना खत्म कर दिया। स्टेम का इतना चक्कर चल रहा था ना, यहाँ पे वो चक्कर बंद होने वाला है, कोई नहीं लेने वाला है। बात बताइए, जितने कमांडर्स चले गए, जितने वैज्ञानिक चले गए, मान लीजिए इनके नंबर 2 भी होंगे,
तो क्या इजीली रिप्लेसेबल होती है पोस्ट? एक चीज सोचने वाली है, हाँ। ये मार किसको रहे? IRGC जो इन्होंने लेयर बनाई थी, जो SS टाइप थी, वो पूरे कमांडर वाले, हाँ। उनके कमांडर्स को मार रहे हैं। जो रेगुलर फोर्स वाले तो बेचारे जिंदा हैं, हाँ। और मार रहे हैं इनके सीक्रेट साइंटिस्ट को, और जो सीक्रेट पुलिस है। नहीं सर, एक और खबर आई है हाँ। कि अब तो मोसाद फोन कर रहा है इनको, जो बच गए उनको, उनको फोन कर रहा है कि सुन, अब तुरंत निकल, वीडियो बना, दिखा कि तू निकल गया है, और पहले खामेनेई को उल्टा पुल्टा बोल, नहीं तो अगले 24 घंटे में तेरा काम भी हो जाएगा। हाँ, वो मैंने भी वीडियो रिकॉर्डिंग सुनी, वो उसका ऑडियो रिकॉर्डिंग है। वो मोसाद का एजेंट फोन कर रहा है इनके, आई थिंक किसी मंत्री को या जनरल को, किसी को फोन कर रहा है और कह रहा है कि भैया 24 घंटे के अंदर ईरान से निकलो, हमें पता है तुम कहां रहते हो, हम तुम्हें निपटा देंगे, और ये तुम्हें 3 काम करने हैं, निकलने से पहले निकलो, हमें प्रूफ दो, सबूत दो कि तुम निकल गए हो, तब तुम बच पाओगे, निकलो यहां से। अच्छा, वो भी बड़ी सीरियसली बात कर रहा है। अच्छा भैया, कैसे निकलना है? कैसे निकलना है? हाँ, ये कैसे पूछ रहा है उससे कि कैसे निकलना है, ये भी बता दो हमें। और ये एक बात और देखिए, वो जो एक मैडम हसीना यहाँ पे आई थी और यहाँ के सबकी कुंडली बना के ले गई हैं। आप ये भी देखिए, बड़ा धर्म की बातें करने वाली ये जो कंट्रीज हैं, क्या ये धर्म की राह पर चलते हैं? अगर धर्म की राह पर चलते और दूसरी किसी पराई वाले पर निगाह न डालते तो ये हालत होती क्या ईरान की? ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास का बयान, अगली खबर, युद्ध की शुरुआत इजराइल ने की, फिलहाल सैन्य कार्रवाई को रोकने पर कोई समझौता नहीं, सैन्य कार्रवाई को रोकने का अंतिम निर्णय बाद। गजब के सुर निकल रहे हैं आज। एक, सीज फायर हमने किया ही नहीं है, दूसरा, हम सीज फायर क्यों, उन्होंने मारा तो वो सीज फायर, वो मारना बंद करेंगे तो सीज फायर हो जाएगा। 7 अक्टूबर किसने किया? हाँ, 7 अक्टूबर किसने किया? वो तो हमास ने किया, हमारा तो कोई लेना देना नहीं है। हाँ। हिजबुल्लाह ने क्यों रॉकेट मारे? वो हमारा कोई लेना देना नहीं। ड्रोन हुती ने क्यों फेंका? और हमारा कोई लेना देना नहीं। इसीलिए दुनिया ये डर रही थी कि एक दिन ये परमाणु मार के भी यही कहेंगे कि ये तो हुती ने मारा होगा, हिजबुल्लाह ने मारा होगा, हमारा तो कोई लेना देना। इसी बात से डर रही थी दुनिया। मैं कह रहा हूं, ट्रंप को नोबेल प्राइज देकर टंटा काटो और अपना लड़ाई शुरू करो दोबारा। ऐसे लड़ाई खत्म नहीं करते, जब तक काम खत्म नहीं होता। कोई सीज फायर नहीं है, ट्रंप को दे दो। एक सब लोग बुलाओ, खरीद के ले आओ, चौड़ी बाजार से खरीद के ले आओ एक बढ़िया सा नोबेल प्राइज, ट्रंप को पकड़ाओ, कहना भाई साहब ये आपका नोबेल प्राइज है, अब आप बैठो चुपचाप। क्योंकि देखिए 400 किलो एनरिच्ड यूरेनियम गायब है। ऑन अ सीरियस नोट, 400 किलो, उससे कितने सारे परमाणु बम बन सकते हैं, वो कहां है किसी को पता नहीं। दुनिया के कौन से कोने में जाके छुपा दिया, किसी को नहीं पता। और तीसरी चीज, अगर किसी को लगता है कि खमेनेई और उसकी पूरी टीम को जब तक तख्ता पलट नहीं होगा, जब तक इनको निपटाएंगे नहीं, तब तक अगर ईरान में कोई चीज नॉर्मल हो सकती है और इजराइल खतरे से बाहर है। बहुत बड़ी गलतफहमी है ये, बहुत बड़ी गलतफहमी। खमेनेई जब तक है तो ये असल में जो जड़ है, तो अभी ऊपर आपने पेड़ हो सकता है उसकी ट्यूनिंग कर दी गई हो, ट्रिमिंग कर दी गई हो, तो फिर उगेगा। युद्ध विराम पर अमेरिका के राष्ट्रपति का बयान, युद्ध विराम अब प्रभावी हो गया है। लीजिए, ये प्लीज युद्ध विराम का उल्लंघन ना करें। ये प्रकारांतर से, ये वही बात को अलग अलग तरीके से ये बोलते हैं कि हमने युद्ध विराम लागू कर दिया है, फिर ट्रूस ले आएंगे, फिर सीज फायर ले आएंगे, इस तरह के शब्दावली। और साथ में वो जो पार्टीज हैं जिनको लेके दावा कर रहे हैं, उनको धीरे से बोलेंगे, सुनो अब कोई किसी पे हमला नहीं करेगा। और इतने में खबर आएगी कि हमले हो गए। दिनेश प्लीज पर नोट करिए, प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ। पहली बार ट्रम्प ने प्लीज कहा था। हाँ। और उससे पहले क्या था? कंप्लीट सरेंडर। पहले ऑर्डर था। हाँ। प्लीज पे आ गया, प्लीज पे आ गए। थोड़ी देर में और हाथ जुड़े हुए आएंगे इस टाइप से, और प्लीज मेरे नोबेल का ख्याल रखो यार, ऐसे मत करो। अगली खबर देखिए, कतर ने फिर खोला अपना स्पेस। ईरान और इजराइल में युद्ध विराम के बाद खोला है स्पेस। ईरान ने कतर की राजधानी दोहा में स्थित अमेरिकी एयरबेस पर मिसाइल से हमला किया था, जिसके बाद कतर ने अपना स्पेस बंद कर दिया था। कतर में अमेरिकी सैन्य बेस अब भी हाई अलर्ट पर। कतर कह रहा है, बहुत तेहरान के साथ उसने नाराजगी जताई है, नाराजगी का लेटर दे दिया है, लेकिन तेहरान कह रहा है नहीं हमने तुम्हारा ही नहीं है। घर की बात है, देखिए साफ सीधी बात है। लेकिन जो ईरान ने मारा, आप ईरान के अंदर खौफ देखिए दोस्तों। ईरान का खौफ ऐसा है कि ईरान ने जब मिसाइल मारी अमेरिकन के ऊपर, तो पहले एडवांस में नोटिस दिया कि भाईजान इतने बजे इतनी मिसाइल हम मारेंगे, तुम बच जाओ। अच्छा, ईरान ऐसा क्यों कर रहा है? ईरान को अपनी जनता को शांत करना है, और पूरा जो OIC के 57 मुस्लिम कंट्रीज हैं उनको यह बताना है कि यार देखो, अमेरिकन के ऊपर सिर्फ मैं हूं जो अटैक कर सकता है, किसी की और औकात नहीं है। और वहां पे चुपचाप, अरे इनमें हिम्मत होती ना दिनेश भाई, अगर इन लोगों में, ईरानियंस में हिम्मत होती, तो जो पर्शियन गल्फ में इनके एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, इनके डिस्ट्रॉयर हैं अमेरिकन नेवी के, उसमें मिसाइल मारते, अरे कुछ तो करते। ये नहीं कर, ये पहले एडवांस में बताते हैं, ये डर गए ईरानी। गौरव, एक बात और है, आपने कहां मारा? आपने कतर में मारा, 1000 दूर है, 1000 किलोमीटर दूर। क्यों नहीं मारा बहरीन में? 5th फ्लीट तो खड़ी है ना, मारो, हिम्मत है तो। क्योंकि वो 10-12 मिनट दूर है।
अच्छा, इससे क्या बताएंगे, खबर देंगे, उनको खबर नहीं भी दें, खबर लग जाएगी। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, उतनी दूर मारने की क्या जरूरत थी? और अब वहाँ जहाज कोई है नहीं। ट्रंप ने थैंक यू बोला, लेट अस नो, थैंक यू फॉर लेटिंग अस नो इन एडवांस। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ईरान, आपने हमें पहले बता दिया। गौरव, जहाज तो निकल गए थे, हम लोग पहले जब शो कर रहे थे, पता नहीं कब निकल के थे, मैंने उसी वक्त आपसे बोला था जहाज निकलेंगे, इसका मतलब मामला खतरनाक है, बम गिरने वाला है। तो जहाज तो निकल गए, ना जहाज ना कुछ, आप अब यहाँ अब वहां कुछ है नहीं, लेकिन फोड़ फाड़ के उधर पे संदेश दे दिया गया कि देखो अमेरिका की कॉलर भी हम पकड़ के आ गए, लेकिन पूछा गया तुमने किया है क्या? नहीं, हमने नहीं किया है। ये खेल जो चल रहा है। अगली खबर देखिए, कतर में अमेरिकी सैन्य बेस पर अटैक से जुड़ी ये खबर, अमेरिकी आधिकारिक सूत्रों से ये खबर आई है। ईरानी हमले में कोई हताहत नहीं है। पहले ही फोन कर दिया होगा, भाई साहब हटा लो, देखो हमारे यहाँ दबाव बहुत है, आपके यहाँ एक आध बम फोड़ने पड़ेंगे, आप अपना सामान हटा लो, हमारी इज्जत रह जाएगी, आपका भी शौक हो जाएगा। ट्रंप ने ट्वीट करा है, थैंक यू बोला ईरान को कि धन्यवाद हमें पहले बताने के लिए। बस ये आया है, ये ट्वीट आया, उसने ट्वीट करा है, ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पे डाला है, फिर उसको फॉरवर्ड करा है एक्स पे यानी कि ट्विटर पे। और एक और चीज, फिर ट्रंप ने इनकी बेइज्जती भी करी है। पहले इनको थैंक यू बोला ट्रंप ने, फिर ट्रंप ने 1 घंटे बाद एक और ट्वीट करा कि जो तुम्हारा हमला था बड़ा हल्का टाइप का था, कुछ अच्छा नहीं लगा, बड़ा ऐसा बड़ा कमजोर टाइप का मरा हुआ सा तुमने हमला करा हमारे ऊपर, आगे से मत करना। मैं वहां थार्ड लेके बैठा हूँ, पैट्रियट लेके बैठा हूँ, हमला ऐसा करोगी। कह रहे तुमने 12-14 मिसाइल मारी, 13 को तो हमने गिरा दिया और एक तो गलत डायरेक्शन में जा रही थी, उसको हमने नहीं, 14 का बड़ा महत्व है। उन्होंने कहा हमने भी उतने मारे जितने अमेरिका ने मारे। अच्छा, उसने 14 बॉम्ब मारे, हमने 14 मिसाइल मारी। अरे भाई साहब, बड़ा कनेक्शन। अच्छा, हिसाब बराबर। और इसीलिए अब महबूबा मुफ्ती जैसे लोग आकर कह रहे हैं कि ईरान ने पूरे मुस्लिम वर्ल्ड का रहनुमा बन के दिखा दिया है, लीडर बनकर दिखा दिया है, और उसने पश्चिमी देशों को घुटने पर ला दिया है। बस बिल्कुल, एक महबूबा मुफ्ती भारत को और पूरे एशिया को घुटने पे ले आई है और एक ये घुटने पे ला रहा है। घुटने के अलावा तो बात समझ में नहीं आ रही कि आलम इस्लाम में पूरी मुस्लिम कंट्रीज में इतने अच्छे लीडर हैं, जैसे फॉर एग्जांपल क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जो अपने मुल्क को बेहतरी की ओर ले जा रहे हैं। उनका एग्जांपल नहीं दे रहे। जो यूएई के लोग हैं, जो अपने लोगों के लिए बेहतरी कर रहे हैं, उनका उदाहरण नहीं दे रही महबूबा मुफ्ती जी। उदाहरण दे रही है किसका? खमेनेई का। ये आदमी जो कि हिजबुल्लाह और हमास पाल के बैठा हुआ है, उसका उदाहरण दे रही है। ये तो हाल है इनके। ये है, देखिए, यही कहते हैं ना, घुटने की बातें हो रही हैं। कम से कम अकल वहां रखकर बात नहीं करनी चाहिए। और ईरानी खतरे को देखते हुए पेंटागन चौकन्ना हो गया है। ईरान के हमले को पूरी तरह नाकाम कर दिया गया है। एटमी साइट्स पर हमले के बाद से ही चौकन्ना है। संभावित हमले के लिए मिसाइल लॉन्चर तैनात है। कहते हैं जब पेंटागन आसपास पिज्जा के ऑर्डर बढ़ जाएं तो बड़ा काम हो रहा होता है वहां। तो क्या काम के लिए आवश्यक शर्त है कि वहां पिज्जा खाए जाएं? मुझे ऐसा लगता है कि अगर पिज्जा का जो रात भर अगर डिलीवरी हो रही है पिज्जा की, तो कुछ हो सकता है। मतलब ईरान जो है हमले इस टाइप के कर रहा है कि पिज्जा खा के भी इनको रोका जा सकता है। मैं तो खुद सोच रहा हूं कि साउथ ब्लॉक के आगे छोले भटूरे की दुकान लगा दूं। ठीक है, कहीं दोबारा ऑपरेशन सिंदूर चालू हुआ, पता लगा मेरे ऑर्डर निकल रहे हैं। ये भी हो सकता है। दक्षिण इजराइल के बीरशेबा जिसको बोलते हैं, ईरानी हमला, कई इमारतें ध्वस्त, 4 की मौत, कई जख्मी। सीज फायर के बाद ईरान का यह हवाई हमला हुआ। ईरान बोला आखिरी हमला हमने किया है, 10 से 15 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गईं। ये इनकी कौन सी बात ये माने, इनकी कौन सी बात से इनकार कर दे, कोई नहीं जानता। और इस तरह की सिचुएशन ही किसी को ये सोचने के लिए मजबूर करती है कि अगर इनके हाथ में, बंदर के हाथ में उस तरह फिर भी सेफ होता है, इनके हाथ में अगर न्यूक्लियर आ गया तो क्या होगा। अगली खबर देखिए, ईरान के शॉर्ट रेंज हथियार अमेरिका के लिए बड़ा खतरा। ईरान की रेंज में 2 दर्जन अमेरिकी मिलिट्री बेस, SRBM मिसाइलें, फजर 5 रॉकेट सिस्टम, घातक कामिकाजी ड्रोन के जरिए भी हमला संभव। लेकिन क्या ये पहले फोन करके इन तमाम जगहों पर बता देगा ईरान फिर से कि देखिए मेरे पास ये है, मैं कुछ जगहों पर भेजूंगा? देखिए भाई साहब, एक मैं बात आपको क्लियर बता दूं, ईरान की स्ट्रेटजी, जब भी ईरान के खमेनेई को ये भी बोलना पड़ता है कि दुश्मन बहुत बुरा है और हम दुश्मन के दांत तोड़ देंगे, वो कभी यूएस का नाम नहीं लेते। ज़ायोनिस्ट रेजिम का नाम लेगा, वो नाम लेगा भाई साहब इजराइल का, किसी तरीके से यहूदियों का नाम लेगा। यूएस का नाम उसने लिया ही नहीं लिया। जबकि असली में मार यूएस ने मारी है। जो फोर्डो का, इस्फहान का, नेतांज जो भी बर्बादी करी है, असली बर्बादी अमेरिका ने करी है। इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि उसको पता है कि अगर अमेरिका को छोड़ेगा तो अमेरिका के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि और मारेगा उसको, और वो नहीं खाना चाहता मार, इतनी नहीं खाना चाहता मार। सही है, मार पड़ेगी असल में अमेरिका से। इजराइल भी कम नहीं मार रहा है, लेकिन उधर से जो पड़ेगी फिर उसमें कराह भी नहीं निकल पाएगी। इसलिए इजराइल के साथ साथ
अमेरिका का नाम बिल्कुल मत ले लेना, वरना ये दोनों तरफ से थप्पड़ पड़ने वाली नौबत आ जाएगी। और 4.1 की तीव्रता के साथ ईरान में भूकंप आया। ईरान में इन दिनों धरती हिलती है, या पिछले करीब 1-1.5 महीने से पाकिस्तान में अगर धरती हिलती है तो लोग कहते हैं न्यूक्लियर वाली तो नहीं है। 4 दिन में तीसरी बार ईरान में भूकंप के झटके। दक्षिण पश्चिम में मिस्री शहर के पास आसपास भूकंप आया। न्यूक्लियर टेस्ट की जताई जा रही है आशंका। संभव है क्या सर? बिल्कुल संभव नहीं है। बिल्कुल संभव नहीं, कोई न्यूक्लियर टेस्ट वहां नहीं हुआ है। ये जो गिरा है हल्के फुल्के झटके आते हैं। और वहां के ऑन सीरियस नोट, वहां टेक्टोनिक प्लेट ऐसी है कि ईरान में झटके आते रहते हैं। अच्छा, इस तीव्रता के आते रहते हैं। पहले भी ये ज्योग्राफिकल जो वहाँ की लोकेशन है, लेकिन ये वाले जो आप कह रहे हैं, जो आप कब्र के नीचे आपने दबा दिया, अगर वहाँ कुछ पटाखे हो रहे हैं, छोटे मोटे झटके आ सकते हैं। सर तो ये बताइए, क्या ये तीनों चारों जगह जहाँ पे ये फोड़ दिया गया, क्या यहाँ से इन्होंने यूरेनियम सरका दिया? पहले सरका दिया वाली बात बहुत चल रही है, लेकिन जो यूरेनियम सरका दिया गया है वो कंफर्मेशन में नहीं है। और जो आकलन है, जैसे गौरव भी कह रहे हैं और हम भी कह रहे हैं, किसी विश्वसनीयता नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक विश्वास है कि ये इजराइल को पूरा पता था। मोसाद का पूरा जाल बिछा हुआ वहां पर, मकड़ जाल। वो कौन लेके भाग गया? मोसादी लेके भाग गया क्या? ओ, ये 400 किलोग्राम जो गायब हुआ है, तो गायब तो चलो ठीक है हो गया, लेकिन ईरान वालों ने खुद ही वहां से हटाया या मोसाद लेके उड़ गया? ये बड़ा सवाल। और अमेरिका पर ईरान के कमजोर हमले का असर। कच्चे तेल की कीमतों में 4.08% की गिरावट। WTI क्रूड ऑयल ये $72.69 पर पहुंचा। ब्रेंट क्रूड ऑयल 75.81 तक आया। तो ये होर्मुज और उसको लेकर डर और ये कच्चे तेल की कीमतें, ये वाला भी मामला खत्म फिलहाल के लिए। फिलहाल के लिए देखिए, मैं इतनी गर्मी में अगर अभी नहीं होगा, इतनी गर्मा गर्मी में, तो बाद में कब होगा? नहीं, देखिए ट्रंप ने बोला सीज फायर, दोनों पार्टियों ने नहीं माना। अगर कल कुछ ऐसा होता है, देखिए ये सब किस चीज पे डिपेंडेंट है? इस चीज पे डिपेंडेंट है कि रेजीम बनी रहे। अगर रेजीम को ये लगा कि भाई मरता क्या ना करता, अब हम खत्म होने वाले हैं, अब हम बर्बाद होने वाले हैं, जाते जाते हम कुछ ना कुछ डेस्परेशन में कर दें, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उनका एक ऑप्शन हो सकता है। और धमकी के बावजूद ईरान ने फिलहाल नहीं रोका है हॉर्मुज गलियारा। कच्चे तेल का सबसे बड़ा रास्ता हॉर्मुज, चीन और भारत के लिए सबसे अहम हॉर्मुज। चीन की तो इकोनॉमी मेनली समझ लीजिए हॉर्मुज से ही चलती है। ये है वो इलाका जो आप यहाँ देख रहे हैं, देखिए, जिसको हमने बड़ा भी करके आपको दिखाया है, थोड़ा इसको मैग्नीफाई करके दिखाया। एक बात मैं जोड़ दूं कि एज पर जो हमारा यूएन, इन्होंने प्रस्ताव पास किया अपने यहाँ संसद में, उसके बाद ये रोके क्यों नहीं रोका इन्होंने? क्योंकि सुप्रीम लीडर नहीं बोला। एक समझने वाली बात है, यहाँ पर सिर्फ इनका अधिकार नहीं है, इनका भी है, यूएई का भी है और ओमान का भी है। पहली बात, नॉर्थ में इन लोगों का है, इनका नहीं, साउथ में और नॉर्थ में उनका है। तो ये पहले समझने। दूसरी बात यह है कि एज पर यूएन जो कन्वेंशन ऑफ लॉज ऑफ सी जिसको बोलते हैं, जो यूएन क्लॉज, उसके हिसाब से कोई आपको इनोसेंट पैसेज नहीं रोक सकता, चाहे वो कार्गो का हो या मिलिट्री शिप का हो। तो रोकने का अधिकार इनके पास नहीं है। जो किसी के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती, उसको कोई रोक नहीं सकता। नहीं, इनोसेंट पैसेज उसका नाम है। अच्छा, इनोसेंट पैसेज मीन मैं वहां से गुजर रहा हूँ, आप मेरे को नहीं मार सकते। अच्छा। चाहे मैं आपके वाटर से गुजर रहा हूँ, चाहे मैं आपके ही अधिकार क्षेत्र वाले। अच्छा, जो स्टेट्स हैं, टोटल 16 स्टेट्स हैं पूरे वर्ल्ड में, उसमें से 3 बड़ी डोमिनेंट हैं। एक ये है, एक मलाका वाली है, और दूसरी क्या उसको बेदले कुछ एक और है, रेड सी के पास वाली है। इन तीनों की जो है, लेकिन ये तीनों बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये मैं जानना चाहता हूँ कि चलिए फिर यहाँ से चीन को तेल मिलता रहेगा, और चीन की चुप्पी समझिए। चीन क्यों चुप है? क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को देख रहा है ना। अगर आपने इसको बंद किया, उसके ऊपर 80% इंपैक्ट उसके ऊपर पड़ेगा। चुप है, ठीक है। तो लेकिन बाकी कहते हैं बड़ा हिस्सा चीन से पाकिस्तान चला जाता है स्मगलिंग के जरिए तेल। नहीं, ईरान से पाकिस्तान। सॉरी, ईरान से पाकिस्तान, सिस्तान बलोचिस्तान से पाकिस्तान जाता है, और पाकिस्तान में उस इलाके में जहां पे स्मगलिंग होती है, तेल 500 रुपए लीटर हो चुका है। जो गौरव बता रहे हैं ना, लेकिन टैंकर से कितना जाएगा?